जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई तकरीबन अगर 1 जनवरी या 2 जनवरी की बात करें जब साल शुरू हुआ तो 1-1.5% पर हम थे और आज की डेट पे हम 7-7.5% के आसपास हैं। आज की बात करूं तो बिल्कुल कतई हमारे दिमाग में किसी तरीके का लॉकडाउन, चाहे वो वीकेंड का हो चाहे वो रेगुलर डेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का हो, बिल्कुल हमारे मन में ख्याल नहीं है और हम इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आगे भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। जैसे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि शायद जनवरी एंड में इसकी पीक आने वाली है, तो आई एम श्योर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ ऐसा कॉल जरूर लेगी, लेकिन जो भी होगा स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के चलकर होगा ताकि किसी किस्म की एप्रीहेंशंस लोगों के मन में ना रहे। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोविड ने दस्तक दी है। दस्तक बेशक अभी आस्था है, लेकिन इस दस्तक को आपने और हमने सुनना है। इससे पहले कि कोविड की दस्तक जो है वो हमारे घरों के अंदर पहुंच जाए, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस आहिस्ता से जो आ रही आवाज़ है, जो दस्तक है, इसको हम सीरियसली लें, ताकि जो सेकंड वेव में हमने देखा कि हम किस तरह से मजबूर हुए थे कोविड के सामने, ऐसा तीसरी वेव में ना हो। कोविड के बारे में बात करने के लिए कि जम्मू में कोविड की सिचुएशन क्या है, हमारे साथ हैं अंशुल गर्ग, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं जम्मू के। गर्ग साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि कोविड ने दस्तक दी है। दस्तक बेशक अभी आस्था है, लेकिन हमारे दिल को अपने धड़कन की तरह इस दस्तक को सुनना होगा, तभी जाके ऐसा होगा कि हम सब महफूज होंगे। अंशुल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू में क्या सूरत हाल है कोविड थर्ड वेव को लेकर। पहले तो जी थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा डिफ़र करूँगा मैं इस चीज़ पे कि दस्तक आहिस्ता शायद 1 हफ्ता पहले थी, अब थोड़ी सी उसकी जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है बढ़ी है और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा है और हमें थोड़ा करीबी से ध्यान से देखने की इस चीज़ को ज़रूरत है। और जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई तकरीबन अगर 1 जनवरी या 2 जनवरी की बात करें जब साल शुरू हुआ तो 1-1.5% पर हम थे और आज की डेट पे हम 7-7.5% के आसपास हैं। तो उससे अपने आप ही समझ आ रहा है कि किस तरीके से बढ़ रहा है। हाँ, साइलेंट उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशंस उस लेवल की नहीं देखने को मिल रही हैं जैसे वेव 2 में थी, जिससे अक्सर हम कंपेयर कर लेते हैं और अक्सर जज कर लेते हैं चीज़ों को कि अगर वैसा नहीं हो रहा है तो शायद चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं या ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो डेफिनेटली घबराने की कोई बात नहीं है, हम प्रिपेयर्ड भी हैं और हमने सीखा भी बहुत कुछ है, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि केसेस की जो संख्या में इजाफा है और जो कंजेशंस भी हमें देखने को मिलती हैं, लोगों की गैदरिंग्स देखने को मिल रही हैं, मास कंप्लायंस उस टाइप का नहीं दिख पा रहा है, जिस वजह से भी कई जगह पे पॉजिटिविटी दर हमारी ज़्यादा आई है। हमारी टेस्टिंग टीम्स काफ़ी मेहनत कर रही हैं, चाहे वो कंजेस्टेड हॉटस्पॉट्स हों, हमारे मार्केट एरियाज हों, शोरूम्स हों, ऑफिसेज हों, हर जगह पे जाकर टेस्ट कर रही हैं। लेकिन बहुत जगह हमें लोगों से रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है, लोग टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं। शायद हमारे दिमाग में ये वहम है कि डबल डोज के बाद टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी हम जूझ रहे हैं इस वक्त। तो मैं यही समझता हूँ कि वो उन सभी चीज़ों के ऊपर अगर हम कोशिश करें तो इस पॉजिटिविटी रेट को कम करने में हम सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि हमें रिलैक्स्ड जो है वो नहीं रहना चाहिए। प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल पैनिक फैलाने का नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम अवेयरनेस के लिए तो बात करनी है पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम सोए रहें और फिर जागने में जो है वो देर हो जाए। दिल्ली की मिसाल हमारे सामने एक जीती जाती एग्जाम्पल है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पिछले 4 दिनों से आंकड़े जो है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। जैसे अंशुल जी ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं थर्ड वेव के लिए, और इनसे जानना चाहूँगा कि किस किस्म की तैयारी हमारे पास है। जैसे वेव 2 में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की हमारे पास कमी हुई थी, बेड्स जो हमारे पास अवेलेबल थे लेकिन ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ था। मैन पावर की हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, इनसे जानना चाहेंगे। डीसी साहब, जो सवाल मैंने अभी पूछा है ऑक्सीजन और अवेलेबिलिटी के बारे में जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेव 2 के बाद ना यूटी लेवल पर ही एक मैसिव एक्सरसाइज हुई थी मेडिकल इक्विपमेंट को अपग्रेडेशन के लिए, ऑगमेंटेशन के लिए। और आज की डेट में मैं बात करूं तो ऑक्सीजन सपोर्टेड जो बेड्स हैं उनकी संख्या तकरीबन 1700 जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए वो आज अवेलेबल है, जो कि हम 800, 850 या 900 के लगभग थे पिछली वेव के दौरान। तो डबल तो हमारी ऑक्सीजनेटेड बेड कैपेसिटी है। उसके अलावा जो हमारी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी है इन हाउस, तो वो जो 1-1,500 LPM पे हम थे उस टाइम पे, आज के डेट में 20,000 LPM है, विच इज अराउंड 15 टाइम्स मोर। तो ऑक्सीजन जो इन हाउस जनरेशन कैपेसिटी है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, बेड कैपेसिटी भी अवेलेबल है, मैन पावर भी सफिशिएंटली अवेलेबल है।
जो DRDO का 500 बेडेड हॉस्पिटल विद 125 ICU बेड्स विच इज वन ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी इन द कंट्री, वो भी हमारे पास फुल्ली ऑपरेशनल है। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स के केसेस आ रहे थे उनको DRDO ही इन द फर्स्ट केस शिफ्ट किया जा रहा था, तो वो भी हमारे पास फुल्ली अवेलेबल है। तो इस हिसाब से चाहे मैं मैन पावर की बात करूं या हमारे इक्विपमेंट की बात करूं या मैन पावर की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए कि हाउ टू ऑपरेट थिंग्स, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो वो सब चीजें भी हमने काफी हद तक अपग्रेड की हैं। और ये सिर्फ अर्बन में नहीं, रूरल एरियाज में भी किया गया है, ताकि जो पिछले बार कई लोगों के बहुत सारे पैनिक के कंसर्न ये थे कि शायद हमें रूरल से अर्बन में शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें वक्त जाया ना हो, तो उन चीज़ों का भी खास ख्याल रखा गया है। हमारे पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर्स जो 5 बेडेड बनाए गए थे उनको भी हमने पिछले 4 दिनों में दोबारा से रीएक्टिवेट कर लिया है। तो इस तरीके से हर लिहाज से जो हमारे लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है या तैयारी करनी है उसको फुल्ली एक्टिवेट किया गया है। इनफैक्ट हमने डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम की हेल्पलाइंस को भी एडवाइजरी के जरिए, आपके जरिए भी और बहुत सारे हमारे मीडिया के साथियों के जरिए शेयर किया है, ताकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो हमारे कोविड हेल्पलाइन के जो वॉरियर्स हैं वो लोग रहें, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ मोबिलाइज्ड हो। तो हर लेवल पर प्रिपरेशंस पूरी हैं। तो मैं आपके जरिए से लोगों को एश्योर भी ये करना चाहूंगा कि प्रिपेयर्डनेस के लेवल पे किसी किस्म का शक शुबा अपने मन में ना रखें। प्रिपेयर्डनेस हमारी बिल्कुल पूरी है, लेकिन सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ लोगों की प्रिपेयर्डनेस जो है उसको भी उस लेवल तक लेकर जाने की जरूरत है। डीसी साहब, मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी बात से जुड़ता है कि क्या तवक्कात रखते हैं आप लोगों से कि किस तरह का कोऑपरेशन आपको मिले। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी लोग सीरियस नहीं हैं। हमने अभी देखा चंद रोज पहले लोग पार्टीज कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लोग बिल्कुल भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उनको फॉलो नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो पिछले 2 सालों पे जाना चाहूंगा कि वेव 1 और वेव 2 में जो ये मास ड्रिवन मूवमेंट रही है, मतलब पीपल ड्रिवन लॉकडाउन अगर हम उसको कहें, जो लोगों ने कईयों ने जिक्र भी किया इसको इस तरीके से, शायद उसी वजह से हम कामयाब रहे। अगर मैं जेके की बात करूं तो एज अ यूटी वी वर मच मोर सक्सेसफुल देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन हैंडलिंग द कोविड। मतलब कोविड मैनेजमेंट की जेएंडके की काफी तारीफ दिल्ली में भी हुई है, मैं समझता हूं, और बाकी दूसरे प्रदेशों में भी हुई है। और उसका कारण रहा है कि लोगों ने इस चीज को अपनी जंग या अपनी लड़ाई एक माना है और उस तरीके से इस चीज को जिया है। लेकिन जो वेव 3 है, मैं समझता हूं अभी तक उस तरीके की पब्लिक मूवमेंट अभी नजर जम्मू में नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट इसीलिए जरूरी भी है कि लोगों को बार बार उसी चीज के बारे में याद दिलाया जाए कि हमने पहले भी इस चीज को नेगोशिएट किया और बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन उन्हीं लेसन्स को एक नए तरीके से अपनाने की जरूरत है और नए तरीके से याद करने की जरूरत है। तो गैदरिंग्स का, आपने पार्टीज का जिक्र किया, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट जो है हम ध्यान रखें कि जो 25 की हमारी सीलिंग है उसको हम वायलेट ना करें, और अगर टल सकता है किसी पार्टी और गैदरिंग तो उसको जरूर टालें, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ये बहुत लंबी पीक नहीं होगी जैसा बाकी देशों में देखा जा रहा है और हमारे हेल्थ और मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो अगले अगर 2-3 हफ्ते या जनवरी का 1 महीना हम अपने आप को थोड़ा सा संयम में रखें और अवॉइड कर सकें गैदरिंग्स को, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, और अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रख सकें, कोमॉर्बिड लोगों का खास ख्याल रखें, क्योंकि दिल्ली का आपने जिक्र किया तो वहां पर भी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशंस कोमॉर्बिड लोगों की ज्यादा हो रही हैं, उन्हीं को ज्यादा खतरा भी है। तो उनसे मैं तवक्कात लोगों से यही हम रखते हैं कि इन लोगों का खास ख्याल रखें और उनके लिए अपने ऊपर भी अगर कुछ कानून नियम लगाने एक्स्ट्रा पड़े तो हम जरूर लगाएं। और जो वैक्सीनेशन की हमारी प्रक्रिया है उसके अंदर भी मैं लोगों का सहयोग चाहूंगा। तो 95% के आसपास हमारे 18+ लोगों ने अपने आप को डबल डोज करवाया है, लेकिन अभी भी जो लोग बच गए हैं वो भी एक भी दिन अपना जाया ना करें। वैक्सीन डोजेज हमारे पास मोर देन सफिशिएंट अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 15 से 17 की एज ग्रुप के भी तकरीबन 40,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है। इनफैक्ट मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जैसा भी वेदर रहा हो बट फिर भी उन्होंने बाहर निकल के अपने आप को वैक्सीनेट करवाया है और वो भी हमारे एम्बेसडर्स बने हैं बाकी लोगों के लिए भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं ये लोगों तक जरूर पहुंचे। डीजी साहब, ये भी जानना चाहूंगा, आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया है, बूस्टर डोजेज जो लगने हैं वो किनको लगने हैं और कहाँ पे अवेलेबिलिटी है इनकी? देखिए, बूस्टर या प्रिकॉशन डोज जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये हमारे 10 तारीख से ऑनरेबल एलजी साहब ने हमारे गांधीनगर के हॉस्पिटल में उसकी शुरुआत की है, खुद डोज लेकर के। और जो हमारे 60+ सीनियर सिटीजन हैं और हमारे जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनके लिए ये बूस्टर डोजेज अवेलेबल हैं। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस कर्मी, इन सभी के लिए भी ये जो बूस्टर डोजेज अवेलेबल हैं। और इसके लिए हमने साइट्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर नोटिफाई किए हैं, जैसे हम पहले भी करते रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 75 साइट्स अवेलेबल हैं
जिसके अंदर अर्बन एरियाज के अंदर भी साइट्स अवेलेबल है और रूरल पीएचसीज में भी साइट्स अवेलेबल हैं, उनकी एक डिटेल जो लिस्ट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट आज फर्म अप कर रहा है और उसको हम फिर आपके माध्यम से पब्लिसाइज भी करेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे जी। क्योंकि कोवैक्सीन मैंडेटरी था 15 से 17 साल के लिए और बाकियों के लिए कोविशील्ड है जिन्होंने पहली 2 डोजेस कोविशील्ड ली हैं, इसलिए उस चीज को कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने के लिए और इसको बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। डीसी साहब, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में उसका जिक्र भी करें, क्या लॉकडाउन की कोई संभावना? देखिए, एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट लॉकडाउन जो शब्द है वो भी हमने अपनी डिक्शनरी से अब निकाल दिया है। लेमैन टर्म्स में हम अक्सर बात कर लेते हैं लोगों को समझाने के लिए, हम अब बात करते हैं मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस की, कि रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमाइज कैसे किया जा सके रादर देन बढ़ाया कैसे जा सके। एज ऑफ नाउ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की हैं और वो भी लोगों को सिर्फ ये एक डिसइंसेंटिवाइज करने की कोशिश है, जैसा आपने फरमाया पार्टीज लोग रात को कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, थोड़ा लोगों को डिसइंसेंटिवाइज करने की हमारी एक कोशिश है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस कम से कम कैसे लगाई जा सके उसी की तरफ हमारी कोशिश चल रही है। और कल भी जो हमारी मार्केट एसोसिएशंस के साथ बड़ी पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई है, उनकी तरफ से भी ऐसे ही कुछ सुझाव आए हैं कि कैसे वॉलंटरी बेसिस पर लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें। शायद वही हमने पहली 2 वेव्स में सीखा है और हमें 3rd वेव में उसको इंप्लीमेंट करना है। अब सवाल ये भी उठता है, पब्लिक डोमेन में ये भी बड़ी चर्चाएं हैं कि रात का कर्फ्यू क्यों, नंबर 1। नंबर 2, ये उनका ये भी कहना है कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो आपने कर्फ्यू रखा है उसमें जो पाबंदियां हैं वो उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। देखिए, 2 चीजें, रात का कर्फ्यू क्यों, मैंने पहले भी कहा कि डिसइंसेंटिवाइजेशन, क्योंकि जो रात की गैदरिंग्स होती हैं वो जनरली एसेंशियल नहीं, नेचर की नहीं होती हैं। दिन में बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, कुछ लोग शहर से बाहर भी जाते हैं, फिर शहर से वापस लौट कर आते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में काम करते हैं। बहुत सारी एसेंशियल सर्विसेज को जम्मू डिस्ट्रिक्ट केटर करता है, जैसे अगर मैं नरवाल मंडी की बात करूं या इस तरीके की होलसेल मार्केट्स हमारी हैं, हमारा वेयर हाउस है, तो जो बाकी प्रोविंस के जिलों को भी केटर करते हैं, तो उनके वर्किंग आवर्स अर्ली मॉर्निंग भी स्टार्ट होते हैं, तो उनको भी हम एक्टिविटीज को हम अलाउ करते हैं। इसलिए बहुत सारी रिलैक्सेशंस भी इन सब चीजों में वक्त को और हालात को देखते हुए दी जाती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज में हमारा बहुत सारा स्टाफ डील करता है, जिनको बियॉन्ड 9 भी, इनफैक्ट 24/7 जो डिलीवरीज हमारे लोग कर रहे हैं, उनको भी हम रिलैक्सेशन इस तरीके की देते हैं। किसी भी तरीके की पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है, जो मैं जिस तरफ बढ़ना चाह रहा हूं कि अगर लोगों के मन में ऐसी कोई शंका है, पिक एंड चूज बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द नीड एंड द इवॉल्विंग सिनेरियो, क्योंकि सिचुएशन इतनी डायनेमिक है कि हम आज का फैसला सिर्फ आज ही तक सीमित रख पाते हैं, कल हमें एक नया फैसला लेना अक्सर इस सिचुएशन में पड़ता है। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि मिनिमल लोगों की जिंदगी को कैसे हम इम्पैक्ट कर सके, उसी की कोशिश करें। डीसी साहब, आम धारणा अगर देखें लोगों की, वो ये है कि हमने तो 2 डोजेस लिए हैं, अब हमें टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में हमें भी ऐसी बहुत सारी जगहों से शिकायतें मिली हैं जहाँ पे जो टेस्टिंग स्टाफ है उनके साथ लोग जो है वो ताउन नहीं करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं इनफैक्ट टेस्टिंग स्टाफ के बिहाफ पर ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई बार पर्सनली उनके काम को पर्सनली देखा है मौके पर, और फीडबैक हमारे बहुत सारे लोगों ने, साथियों ने दिया है। डॉक्टर मृदुला जो हमारी नोडल ऑफिसर हैं सैम्पलिंग की, इनफैक्ट अर्बन एरियाज में आप देखते होंगे अक्सर वो पर्सनली हर जगह पे मौजूद होती हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में टेस्टिंग हो रही हो, मार्केट्स में टेस्टिंग हो रही हो, मंडीज में हो रही हो। और इसी तरीके से हमारे जो डॉक्टर अभिमन्यु जो हमारी मोबाइल टीम के इंचार्ज हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। तो जब हम उनकी मेहनत देखते हैं तो हमेशा अक्सर लगता है कि वो कई बार अपने ही लोगों से जूझ रहे होते हैं और उन्हीं की सेफ्टी के लिए जूझ रहे होते हैं। तो अगर हम किसी को जाकर कहते हैं कि जी आपको टेस्ट हम करना चाह रहे हैं, तो शायद उनको लगता है इनका कुछ और मकसद है, ये क्यों हमारे टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम तो डबल डोज्ड हैं। तो ये भी एक जो गलत एक हमारे मन में धारणा बैठी हुई है कि डबल डोज के बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो लोग अपने मन से निकाल दें, बिकॉज और कंट्री वाइड लेवल पर भी जो सेकंड डोज लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, और J&K में तो बहुत ही अच्छा 90% से ऊपर चल रहा है फिलहाल। फिर भी J&K 60,000 टेस्ट तकरीबन रोज कर रहा है और लोग पॉजिटिव भी आ रहे हैं। तो इससे हमें ये समझने की जरूरत है कि कोविड किसी को भी हो सकता है, डबल डोज के बाद भी हो सकता है। सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन पे उसका एक प्रभाव पड़ेगा कि अगर आप डबल डोज्ड हैं और आपने बूस्टर भी लिया है तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट ऐसा देखा जा रहा है कि कम होता है, तो हम बेहतर या ज्यादा सेफ होते हैं। लेकिन उतने ही सेफ हम होते हैं अगर हम टेस्ट करके अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग का भी उतना ही महत्व है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, उनके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारी टेस्टिंग टीम के साथ कोऑपरेट करें और टेस्ट करवाने से कभी ना कतराएं, क्योंकि हमारी सेफ्टी में ही सोसाइटी की भी सेफ्टी है। अच्छा डीसी साहब, ये भी बताएं कि ये जो ट्रैवलर्स हैं हमारे, ट्रैवलिंग के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? बहुत सारी जगहों पर जो है वो मिसकम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ से जो हमारा बॉर्डर है
उसकी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस और जो आने वाले जो जम्मू में लोग आएंगे उनकी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी? देखिए, ट्रैवलर्स के ऊपर पाबंदी किसी भी किस्म की नहीं है। इनफैक्ट JNK ने वेव 2 में भी किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई थी। चाहे आप रोड से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, पाबंदी कोई भी नहीं है। इनफैक्ट डबल डोज जो लोग हैं उनको हम टेस्टिंग के लिए भी मैंडेटरी नहीं रखा हुआ है। हाउएवर रैंडम टेस्टिंग हम फिर भी कर रहे हैं सभी रैंडमली कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रैवलर्स की, और खास करके जो फॉरेन रिटर्न ट्रैवलर्स हैं उनको सेल्फ डिस्क्लोजर भी मैंडेटरी है और उनकी टेस्टिंग भी मैंडेटरी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के SOPs हैं। और उसके बाद उनको ट्रैक किया जा रहा है अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है, ताकि 8th डे पे फिर से उनकी टेस्टिंग की जा सके। और नेगेटिव्स को फ्रीली वो घूम सकते हैं, शहर में कहीं भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं टूरिज्म प्लेसेस पर। लेकिन कोविड SOPs उनके लिए भी उतने ही अनिवार्य हैं, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे वो गैदरिंग की बात हो, रात के कर्फ्यू की बात हो, तो वो रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए भी उतने ही हैं। सिमिलरली जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं। हम सिर्फ वो एडवाइजरीज जो है वो सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा DC साहब, आने वाले वक्त में बहुत सारी शादियां वगैरह जो है वो वेडिंग सीजन जिसको हम कहते हैं वो भी रहेगा, तो ऐसे में उन लोगों के मनों में भी बहुत सारी धाराएं हैं कि क्या करें कैसे करें, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी फैमिलीज को? देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है कोविड रिस्ट्रिक्शंस की, जो हर हफ्ते रिव्यू करती है और बड़ा केयरफुली कंसिडर करने के बाद एक गाइडलाइंस डिटेल सेट में निकलती हैं। तो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हमने देखी होंगी तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि सीलिंग जो है वो 25 लोगों की है, और उस 25 के आंकड़े को बिल्कुल भी बदला नहीं गया है और कोई रिलैक्सेशन उसमें नहीं दी गई है। हाउएवर ओपन स्पेसिस में कुछ रिलैक्सेशंस वो गाइडलाइंस अलाउ करती हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 25% ऑफ दी वेन्यू कैपेसिटी के हिसाब से लोग गैदर हो सकते हैं। लेकिन वेन्यू कैपेसिटी हम सब समझते हैं कि एक सब्जेक्टिव टर्म है। इट इज नॉट वेरी इजी टू डिफाइन कि इस रूम में कितने लोग जमा हो सकते हैं, तो उसके लिए या ओपन स्पेस में भी, तो इसके लिए मैं समझता हूँ लोगों को अपने विवेक का, अपनी जजमेंट का, गुड सेंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है कि अगर एक ओपन स्पेस हम देखते हैं तो उसकी क्या कैपेसिटी होगी और उसको लोअर साइड पर ही मान करके चलें, और उस 25% का भी 20% को ही मान कर चलें, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस भी एडवाइजरी नेचर में है। लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट हम अपने आप को खुद करें, शायद मैं समझता हूं वो इस सिचुएशन की बात है। क्लोज स्पेसेस में 25 से ज्यादा कतई ही नहीं, लेकिन ओपन स्पेसेस में 25% को भी मैं समझता हूं एक ब्रॉडर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हम एनालाइज करें। DC साहब, कोविड 3rd वेव को जो है सरकार बड़ी करीब से देख रही है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को आप बहुत करीब से देख रहे हैं, क्या मौजूदा सूरत हाल में वीकेंड लॉकडाउन के बारे में ऐसा कोई विचार हो रहा है? एक दूसरा ये कि क्या आने वाले समय में अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आने वाले समय के बारे में तो आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसा जो है वो कतई नहीं होगा। तो अगर आने वाले वक्त में केसेस बढ़ते हैं तो क्या वीकेंड लॉकडाउन के चांसेस बनेंगे? देखिए, वीकेंड लॉकडाउन के ऊपर अभी ना किसी किस्म की डिस्कशन हुई है, ना ही ऐसा कोई इरादा है। इनफैक्ट डे बाय डे, जैसे मैंने पहले भी कहा, सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, तो उसी हिसाब से सरकार जो है उसके ऊपर कॉल लेगी। आज की बात करूं तो बिल्कुल कतई हमारे दिमाग में किसी तरीके का लॉकडाउन, चाहे वो वीकेंड का हो, चाहे वो रेगुलर डेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का हो, बिल्कुल हमारे मन में ख्याल नहीं है। और हम इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आगे भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। हाउएवर, जैसा आपने फरमाया कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो पेश होता है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, जैसे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि शायद जनवरी एंड में इसकी पीक आने वाली है, तो आई एम श्योर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ ऐसा कॉल जरूर लेगी। लेकिन जो भी होगा स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के चलकर होगा, ताकि किसी किस्म की एप्रीहेंशंस लोगों के मन में ना रहे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है या कैसे हो रहा है। तो लोगों से उनकी राय, उनका फीडबैक और उनको साथ लेकर के चल के ही कोई फैसला किया जाएगा। DC साहब, बिल्कुल आखिर में, ट्रेडर्स कम्युनिटी ने आपको बहुत ज़्यादा ताउन दिया, जैसे हाल ही में आपने जब उनके साथ मीटिंग की, मुझे लगता है कि जो आपकी तवक्कुआत थी उससे ज़्यादा ताउन जो है वो आपको मिला। तो ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ट्रेडर्स कम्युनिटी, मैं जानता हूं कि सभी तो मुनासिब नहीं हुए कि सब आपके पास पहुंचे, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी ट्रेडर्स कम्युनिटी है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप उनको एड्रेस करें, लोगों को एड्रेस करें और उनसे ये कहें कि आने वाले वक्त में आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं। देखिए, आपने सही फरमाया कि ट्रेडर्स कम्युनिटी ने, चाहे वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जो एक बहुत बड़ी बॉडी है जम्मू में, और चाहे वो इंडिविजुअल मार्केट एसोसिएशन या बाजार एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनकी तरफ से हमेशा ये एक बहुत फोर्थ कमिंग अप्रोच रही है। और मैं 1 साल तकरीबन मुझे होने को आ रहा है, तो जितने भी सिचुएशंस रही हो, चाहे वो कोविड को लेकर रही हो, चाहे वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर को रही हो, चाहे वो डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर रही हो, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को लेकर रही हो, तो बहुत ही पॉजिटिव आइडियाज, बहुत ही पॉजिटिव सजेशंस, कंस्ट्रक्टिव सोच हमारी ट्रेडर्स बॉडी की तरफ से हमेशा रही है।
और बहुत सारे उनके कोर्स करेक्शन के स्टेप्स जो हमें सुझाए गए हैं, हमें लगा है बड़े इफेक्टिव रहे हैं हमें भी हर चीज़ को हैंडल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और उसी तरीके की अप्रोच मुझे कल की मीटिंग में भी देखने को मिली, जिस तरीके की उनकी तरफ से सुझाव आए और जिस तरीके से हमारे कहे बिना उन्होंने अपनी जो है अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर की है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम उनकी तरफ से कल भी था और पहले भी रहा है, और आगे भी हम यही लिबर्टी उनको हर अब बुलाने की, उनसे बात करने की, उनके पास जाने की लेते रहेंगे, ताकि ओवरऑल जम्मू रीजन के लिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए किस तरीके से पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके और इस तरीके के चैलेंजेस को ऐसे मिलकर के एड्रेस किया जा सके। डेफिनेटली आपने सही कहा कि हर एक जो हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग हैं या जो हमारे ट्रेडर्स हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी के लोग हैं, सब तक हम नहीं पहुंच सकते हैं 1-to-1 बेसिस पर, बट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए डेफिनेटली हमारी कोशिश रहती है रीच आउट करने की, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के जरिए भी वो लोग हमें रीच आउट करते रहें और इसको एज अ टीम हम लेकर के चलें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे हम मेडिकल फ्रेटर्निटी में हो, चाहे हम पुलिस से हो, चाहे हम ट्रेडर्स से हो, चाहे हम मीडिया से हो। आई डोंट थिंक हमें कोई फर्क है जब कोविड की बात आती है। वायरस जब हमें फर्क नहीं करता है तो हमें भी आपस में फर्क किसी तरीके का नहीं करना चाहिए। जी डीसी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ताली जो है वो दो हाथ से बजती है। एक हाथ अगर सरकार का है तो एक हाथ जो है वो हमारा है। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल जो है वो प्ले करें। सरकार की तरफ से जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की गाइडलाइंस आती रहती हैं, हम उनको पढ़ें, समझें, उनके बारे में चर्चाएं करें, लोगों को बताएं, अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनको बताएं, ताकि हम कोशिश कर सकें कि हम इस वायरस से जो है वो बच सकें और इस थर्ड वेव से जो है वो बाहर आ सकें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और लेकिन डिजिटली अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।